नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, पेज नंबर 96, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का तीसरका नियमवा। मतलब ये कि तू हमें दा, हम तो अके दें। ठीक ना? मतलब ऐसा कुछ कौन दिक्कत ना। चलिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत बेहतरीन बात बताई गई है। सारी बातें अभी हम लोग पूरा एक तरफ से सारी की सारी बातों को जो है समझेंगे। पहली बात, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? न्यूटन का तीसरा, यानी न्यूटन का गति विषयक नियम, तृतीय गति विषयक नियम। तृतीय, तृतीय मतलब तीसरा नियम। कहा जा रहा है कि टू एवरी एक्शन, ठीक, देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत बढ़िया। मतलब हर एक्शन के लिए हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तैयार है, हमेशा काम करेगा ये। अब काम की बात यह है कि ये एक्शन एंड रिएक्शन होते क्या है। सवाल ये आएगा ना, एक्शन एंड रिएक्शन क्या है? तो इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं इसमें, पढ़िएगा लाइन बाय लाइन। तो उसमें कुछ नोट करके हम लोग लिख लें, इसको नोट बना के। एक्शन एंड रिएक्शन क्या होते हैं? कहेंगे ये फोर्स होते हैं, ये फोर्स होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन क्या है? फोर्स। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। याद रखिएगा, इक्वल एंड अपोजिट, दो बातें याद रखिए, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये एक्शन एंड रिएक्शन क्या है? कहेंगे सब फोर्सेस है, फोर्स, बल है। ठीक, चलिए। अब फोर्सेस ऑलवेज, दूसरा नोट है कि फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। ये पेयर्स में पाए जाएंगे, पेयर्स में ही रहेंगे हमेशा। ठीक, कैसे रहेंगे? पेयर्स में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है, ठीक, एम मास का, चाहे जो भी जितना भी मास हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस पर एक बंदे ने अपने हाथ से ये फोर्स लगाया। ये हाथ है, पैर लग रहा है क्या? पैर तो नहीं लग रहा है। चलिए, पैर भी लग रहा होगा तो क्या दिक्कत है? इस बंदे ने इस पर फोर्स लगाया, यानी इसको धक्का दिया उधर की तरफ, यानी इसको हम बोल दें कि फोर्स ऑन ए बाय द बी। बी ने फोर्स लगाया ए पर, ठीक, इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ। तो ठीक उसी समय, याद रखिएगा, ये नहीं कि तुम लगा लो तो फिर हम लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक उसी समय ये ऑब्जेक्ट इस बी पर फोर्स लगाएगा अपोजिट। कितना फोर्स? कहेंगे जितना इसने लगाया था उतना, यानी एफ बी ए। इसका मतलब फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल एंड अपोजिट। बात को समझिए, फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन बी बाई ए। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का एफ बी ए। क्या लिख देंगे? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा? अपोजिट फोर्स। दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट। ये देखिए, ये क्या है? माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा? अपोजिट। ठीक, अपोजिट फोर्स, अपोजिट, अपोजिट को किससे? माइनस साइन से इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है बात? चलिए, ये आपने समझ लिया। अगली कहानी, द फोर्स ऑन ए बाई बी, यानी फोर्स ऑन ए बाई बी एंड फोर्स ऑन बी बाई ए एक्ट द सेम स्टंट, सेम स्टंट, ठीक एक ही क्षण लगेंगे। ये नहीं कि तुम लगा लो तो फिर हम लगाएंगे अपना टाइम से, क्या दिक्कत है? टाइम मिलेगा तो फोर्स है तो लगा, ऐसा नहीं। यानी ए और बी पर जो फोर्स लग रहे हैं एक ही साथ लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं। बड़ी कहानी लंबी है। ठीक, मजा आ रहा है? एकदम मजा आएगा, अभी तो बेसिक बेसिक बातें। अगली कहानी, एक्शन एंड रिएक्शन, फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। याद रखिएगा, दोनों डिफरेंट बॉडी पर काम करते हैं, न कि सेम बॉडी पर। ठीक, डिफरेंट बॉडीज, नॉट ऑन द सेम बॉडी, नॉट ऑन द सेम बॉडी। देखिए यहां पर, ये इसने फोर्स इस पर लगाया, ठीक, इसने इसी समय एक फोर्स ऑटोमेटिक, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ क्रिएटिंग फोर्स होते हैं, ना कि आपको भले फील हो या ना हो। फील करने के लिए स्प्रिंग वाला फोर्स ले लीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक ना? अभी दिखाते हैं उसको। ये देखिए, इस पे जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया, ये एक ऑटोमेटिक सेल्फ क्रिएटिंग फोर्स होता है, जो कि ऑटोमेटिक आपके हाथ पे लगेगा, ठीक उसी समय लगेगा। यानी ये पेयर्स में पाए जाएंगे। ठीक, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन फोर्स हो गया। यानी इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन सेम टाइम पे लग रहे हैं, डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं, सेम इंस्टेंट पे लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं। कुल मिला के बात ये थी, यही है इनका नियम। ठीक, अगली कहानी। अब एक चीज आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ नोट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ऑलवेज, ठीक, एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड लगता, हमेशा
हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड्स काम करेगा। ये नोट से कुछ लिखिए, फिर आगे कहानी आएगी, क्या परेशानी। ठीक, अब देखिए एक चीज होती है नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स जिसको हम कहते हैं। ठीक, ऑलवेज परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल टू द सरफेस, टू द सरफेस। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, इतनी बातें आप नोट कर लीजिए बड़े आराम से। पहली क्या थी कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या है, कहेंगे न्यूटन्स का थर्ड नियम, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक, एक्शन एंड रिएक्शन क्या है यहाँ पे, फोर्सेस और कुछ भी नहीं है यहाँ, है ना। लोग कहते हैं तुम मुझे उधार दो मैं तुम्हें उधार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ फोर्स की बात चल रही है, न्यूटन का तीसरा नियम वहां नहीं काम कर रहा। जैसे आपसे कहा कि एक चाटा मारो तो एक चाटा हम भी मारेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही वो चाटा मारा तो ये हाथ ने इसके गाल पे अपना फोर्स लगाया तो गाल ने भी इसको बराबर फोर्स दे दिया हाथ को। ठीक, अब हाथ को चोट महसूस हो या ना हो ये अलग बात है। गाल पे जैसे आपने किसी को चाटा मारा तो वो गाल इस हाथ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा चुका। अब वो एक्सपीरियंस हाथ को हो रहा या नहीं हो रहा ये अलग बात है, समझ रहे हैं। यानी सेम इंस्टेंट पे काम हो जाएगा, यानी कि तुम हमको मार लिया आओ अब हम न्यूटन का तीसरा नियम तुमको हम मार दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक, यानी फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन बी बाई ए। ठीक, क्लियर है। द फोर्स ऑन ए बाई बी एंड फोर्स ऑन बी बाई ए एट सेम इंस्टेंट, दोनों सेम टाइम पर काम करेंगे। ठीक, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन द सेम बॉडी। क्लियर है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर रिएक्शन, सरफेस से ठीक परपेंडिकुलर होती है। चलिए अब अगली कहानी पे चलते हैं। ठीक, इतनी कहानी को नोट करिए। चलिए यह नॉर्मल और उसकी बात हो गई कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज, ठीक ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां कुछ एग्जांपल नॉर्मल रिएक्शन के बनाए गए हैं। जैसे यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, तो ये ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे रखा है, ठीक, इस पर एक वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जिसको आप कहेंगे mg यानी वेट, यानी वेट कह देंगे। ठीक, अगर ए एम मास का, तो यानी mg लग रहा है तो ठीक इस पर भी एक क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, यानी n कहिए या r कहिए, जो भी आप कह लीजिए, n या फिर r कह लीजिए, ठीक, परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक, दूसरा इसी तरीके से, अब आ जाइए, ये तो हो गया पहला। दूसरा इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है एट एन एंगल थीटा, ये रखा गया यहां पर। ठीक, चलिए थोड़ा सा नीचे बना, थोड़ा सा नीचे, ये यहां ऐसे, ये ऐसे रखा हुआ, ये एट एन एंगल थीटा एक ऑब्जेक्ट यहां पर मास m मास का रख दिया गया। तो हमसे कहा गया था अभी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा कैसे लगेगा, डाउनवर्ड, यानी इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कैसा लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, यानी mg। ठीक, चूंकि ये कांटेक्ट सरफेस है, इस सरफेस से ठीक परपेंडिकुलर, यानी इस पर ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा, इसका नॉर्मल लगेगा, यानी इधर की तरफ ये r लगेगा या m, ठीक, परपेंडिकुलर। ये m मास का था, m इसका गायब हो गया, m मास का था। क्लियर है। तो यानी ये देखिए क्या है, रिएक्शन फोर्स, और ये वेट जिसका mg हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। ये जो वेट है, ठीक, या इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको आप कहते हैं, ये ऑन मास, ये हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर है। ठीक, इस तरह से एक एग्जांपल लिया जा रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने ये ऐसे रख दिया, थोड़ा ऐसे करके, ये ऐसे, और ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, या चाहे जहां रखा हुआ इस तरीके से। तो अब बताइए क्या होगा, कहेंगे इसका जो mg है यानी वेट, mg जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास mg, ये क्या लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड। और इस पर आप एक टेंजेंट बनाइए, इस टेंजेंट से ठीक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये क्या हो जाएगा, कहेंगे ये नॉर्मल या फिर इसका रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल या फिर रिएक्शन काम करेगा। ठीक इसी तरीके से एक यहां पर देखिए इस तरह से रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इस तरीके से, ये ऐसे, बड़ा आराम से इसको बनाइएगा, ये ऐसे ऑब्जेक्ट इसमें फंस गया है, ऐसा कुछ करके, ये इस तरीके से, और एक यहां पर ये ऐसे। अब बताइए, कहेंगे इसका जो mg है वो नीचे की तरफ लगेगा, mg तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। लेकिन ये जो कांटेक्ट सरफेस है देखिए, ये यहां पर, ये यहां पर, ठीक, इसके ठीक परपेंडिकुलर, इसके ठीक परपेंडिकुलर, यानी ये इधर की तरफ r1 नॉर्मल 1 लगेगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर ये देखिए r2 नॉर्मल 2 लगेगा। दैट मींस, यानी अब इसको हम एक पॉइंट fbd से दिखाएं
तो हम ये कहेंगे इसके लिए, यानी यहां पर एक फोर्स देखिए नीचे की तरफ लग रहा है mg नीचे की तरफ, और एक फोर्स लग रहा है जो इधर की तरफ r1, और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है क्या, r2। ये क्या लग रहा है, r2। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही, बोलिए समझ में आ रहा है सब बढ़िया से एकदम फर्स्ट क्लास। तो ये नॉर्मल, और ठीक है नॉर्मल हमें निकालना आ गया कि नॉर्मल कैसे काम करेगा। चलिए अगली कहानी अब देखिए। अच्छा दूसरा एग्जांपल इस तरीके से आपको कि आभास करना था कि आप कैसे आभास करें कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि यहाँ आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ, मतलब आपकी क्या हमारी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, दुनिया की सबसे बेहतरीन फिजिक्स की किताब है कोई तो एनसीईआरटी, समझ रहे हैं। कक्षा 11 कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए दुनिया की सबसे अच्छी अगर कोई किताब है तो वो है एनसीईआरटी, सबसे अच्छी। उसके बाद और भी अच्छी हैं, लेकिन उस सबसे अच्छी है क्लास 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है एनसीईआरटी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे हिस्ट्री, चाहे जो भी हो सब। चलिए अब बात कर रहे थे आभास करने वाली बात थी। चलिए एक स्प्रिंग ले लीजिए, ये एनसीईआरटी में ही आपके बताया गया है। आप एक मास इस स्प्रिंग से लगा दीजिए, जाहिर सी बात है इस कांटेक्ट सरफेस पे, स्मूथ सरफेस चाहे जो भी रखा गया। आप क्या करिए इसको, अब की बार ये इधर से इस पे धक्का दीजिए। चलिए क्या करिए, इधर से इसको धक्का दीजिए। ये हो गया आपका हाथ, हाथ बना लीजिएगा, लगे कि हाथ है, ठीक है ना, हाथ ये ऐसे। चलिए ये आपने ऐसे हाथ से धक्का देना शुरू कर दिया, इधर की तरफ आपने इस पे क्या किया, धक्का लगाया, ठीक। ये ऑब्जेक्ट ए हो गया, ये ऑब्जेक्ट बी हो गया। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। आपने इस पर किधर की तरफ, ये कांटेक्ट आपकी देखिए कांटेक्ट सरफेस है जहां से आपका हाथ, तो ये इधर की तरफ इस पे धक्का लगाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ए बाय द बी। तो ठीक इसी समय ये फोर्स लगाएगा ये इधर की तरफ, ये। अब आप देखेंगे कि स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, या फिर आप इसको खींच भी सकते हैं, या फिर आप इसको खींच भी सकते हैं, आप दबा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा अब ये शिफ्ट होकर इधर की तरफ चला जाएगा। जैसे ही आप इस पे धक्का देंगे ये देखिए कंप्रेस हो जाएगी स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। यानी अब ये जो स्प्रिंग थी वो कैसी हो गई, कहेंगे कंप्रेस हो चुकी है, ये इस तरीके से। अब आपको इस समय आभास होगा, ये इस समय आभास होगा, जब आपने फोर्स लगा चुके हैं तो इस समय आभास होगा ये कि आप ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, ये इस समय आभास कराएगा आपको कि ये जो है ये पॉइंट कांटेक्ट का है, तो इधर की तरफ एफ बी ए और इधर की तरफ एफ ए बी, ठीक। ये आपको आभास होगा इस समय, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ। चलिए अगली कहानी, ठीक, कहानी नंबर 8 बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहानी नंबर 8, नोट नंबर 8, 7 हो गया था, 7 नोट हो गए थे, 7 हो गए थे ना, जो भी थे 5 या 6 7 ऐसे हुए थे, 7 हो गए थे। फॉर एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक, इट इज नॉट बी, चलिए फॉर एक्शन एंड रिएक्शन इट इज नॉट टू बी नेसेसरी, ठीक, नेसेसरी, ठीक, that two bodies are in contact। अगर कांटेक्ट में है तो ठीक है, टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, बात को समझिए। कांटेक्ट, फिर आगे बताया जा रहा है, द टू बॉडी मे बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, द टू बॉडीज may be apart from each other। अब ये वाली कहानी कुछ समझ में नहीं आएगी, यार ये कैसे हो जाएगा, है ना, each other। जरूरी नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट में ही हो, ये जरूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। हाँ कांटेक्ट में है तो चल रहा है, ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स है, सब कुछ ठीक है, सब सही।
लेकिन आप इसका जो है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, कांटेक्ट में ही हो। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर से गिरता हुआ कोई पिंड, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक, लेकिन उस पर उस यानी स्टोन पर क्या कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ठीक इसी समय देखिए यहां पे ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, इट इज नॉट टू बी नेसेसरी, ठीक, दैट टू बॉडी आर इन कॉन्टेक्ट। ठीक, चलिए इसको बताया गया कैसे, फॉर एग्जाम्पल इतना नोट करिए, फिर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, पूरी कहानी एग्जाम्पल वाली समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल है, ठीक, द अर्थ पुल्स अ स्टोन डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी। जो भी हमने पढ़ा ना कि इट इज नॉट टू बी नेसेसरी टू ऑब्जेक्ट, जो बॉडीज हैं वो हमेशा कांटेक्ट में हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक, द अर्थ, एनसीईआरटी में ही ये सब बातें हैं। द अर्थ पेज नंबर वही 96 से लेके 97 पर। द अर्थ पुल्स अ स्टोन डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी। अब मतलब समझिए इसका, देखिए यह है अर्थ, यही बना दे, यहां बना देते हैं, यह अर्थ थोड़ा सा नीचे बनाए, ये अर्थ, ठीक, और एक स्टोन यहां से रिलीज कर दिया गया, या ये अर्थ। चलिए अब देखिए टू बॉडीज हो गई, एक ये और एक ये, लेकिन दोनों कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन दोनों का एक्शन और रिएक्शन हमें देखना है। अब देखिए यानी इस मास पर जो स्टोन है, ये क्या है, स्टोन है, ठीक, ये स्टोन है, समझ आ रही बात, ये स्टोन है। अब इस स्टोन पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड, यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड, यानी F, ठीक, ड्यू टू अर्थ ऑन स्टोन, ठीक, फोर्स ऑन स्टोन, ऐसे लिखिए ना, फोर्स ऑन स्टोन बाय अर्थ, ये डाउनवर्ड काम करेगा। लेकिन ये स्टोन भी इस ऑब्जेक्ट पर ठीक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा अपवर्ड। अब मजेदार बात ये से आएगी, ये उधर की तरफ कौन सा फोर्स कहेंगे, ये F किसकी वजह से लग रहा है, किस पे लग रहा है, पहले तो ये समझिए, अर्थ पर लग रहा है, किसकी वजह से, स्टोन की वजह से। ये देखिए क्लियर है इतना। अब आगे बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, न्यूटन के अकॉर्डिंग, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, ठीक, ये m मास का है, मास इसका m है, चलिए मास तो कोई दिक्कत नहीं, मास का क्या, ठीक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, इस बात को लिखिए यहां पे, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है ये। न्यूटन्स के अनुसार क्या है, ठीक, स्टोन डस एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, stone does act an equal and opposite force on the earth। ये न्यूटन्स के हिसाब से काम होगा। अब चूंकि देखिए दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यानी ये और ये इक्वल एंड अपोजिट है, दैट इज हम ये कहेंगे क्या कि यहां पर ये जो फोर्स जो SE यानी फोर्स ऑन स्टोन बाय अर्थ इज इक्वल टू माइनस का फोर्स ऑन अर्थ बाय स्टोन। अब सवाल ये है कि इसका मतलब ये तो डाउनवर्ड नीचे आ जाता है, क्या अर्थ भी यहां शिफ्ट हो जाएगी? अब मामला फंस रहा है यहां पे। इसका एक्सप्लेनेशन फिर आगे लिखते हैं, देखिए कितना बेहतरीन लिखते हैं, ठीक, बट आगे लिखे, बट अर्थ इज, ठीक, बट अर्थ इज वेरी मैसिव, यानी बहुत भारी, अर्थ इज वेरी मैसिव, अर्थ इज वेरी मैसिव एंड द इफेक्ट ऑफ small force and the effect of small force on it, ठीक, on its motion। पेज नंबर 96 का पैराग्राफ पढ़िएगा, मजा आ जाएगा, ठीक, on its motion is negligible,
इज नेग्लेजिबल। हो गया? अच्छा अभी लिखना है, ठीक। पूरी कहानी का क्या मतलब हुआ, कहानी का सार क्या है? कहानी का सार यह है कि देखिए अर्थ इतना भारी है, इतना ज्यादा भारी है इस स्टोन की अपेक्षा, ठीक, कि इसका फोर्स ये भले ही इक्वल एंड अपोजिट हो, लेकिन इसका फोर्स इस पर इसको मोशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। अब आप कहेंगे यार ये कौन सी बात हुई, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं फिर भी नहीं। देखिए फोर्स तो लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट, फोर्स तो लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट। अब मान लेते हैं जरा सा इसको और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। मान लेते हैं यानी यहां पर कितना, ये इसकी वजह से इस पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा, 100 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है इक्वल एंड अपोजिट 100 न्यूटन फोर्स ये भी होगा, 100 न्यूटन। लेकिन इसका मास यानी मास ऑफ अर्थ ये ई है, ठीक, और इसका मास ये स्टोन है, मास ऑफ स्टोन एम है। इसका मतलब ये जो 100 न्यूटन फोर्स इसको जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक, वो क्या प्रोवाइड करेगा, कहेंगे ये एम एफ, यानी इस तरह से जो लिखेंगे एफ एस ई, ठीक, एफ यानी फोर्स ऑन स्टोन ड्यू टू ग्रेविटी, एफ एस ई इज इक्वल टू 100 न्यूटन, तो एम इंटू ए ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन। दूसरी चीज, ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी लिखिए ना यहाँ पे दोनों का। चलिए एक्सेलरेशन ये हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन और एक्सेलरेशन ऑफ ये यहां से लिख देते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ये मिलेगा आपको। दूसरी कहानी, अब देखिए दूसरी कहानी एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, क्या अर्थ कैसे एक्सेलरेट करेगी, एफ, ठीक, अर्थ बाई स्टोन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए अर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। अब देखिए ये दोनों फोर्स चूंकि सेम है, यहां पर क्या है, ये दोनों सेम है, यानी ये भी 100 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन इसका मिलेगा स्टोन का। यहां पर भी 100 न्यूटन ही फोर्स काम कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, तो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, बात को समझिए, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, तुम साफ साफ। अब देखिए, अब यहां 100 न्यूटन फोर्स कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं, जो मैंने माना है 100 न्यूटन 100 न्यूटन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 10 ग्राम 20 ग्राम या 1 किलोग्राम की होगी और ये इसकी अपेक्षा कितना है, कई हजार किलोग्राम की होती है, मास ऑफ अर्थ है ना, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, तो देखिए ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में हमें तो याद नहीं है, लेकिन हम खोज के आपको बताएंगे, पीछे अपेंडिक्सिस दे रखे होंगे, कहीं ना कहीं ये बातें बताई गई होंगी, हम आपको पहले भी बता रखे हैं ये सब बातें, कि आप यहां से देख सकते हैं। पेज नंबर कहाँ है, इसको ढूंढ ले तब और मजा आएगा ना। एक मिनट रुकिएगा, कहीं जाइएगा मत, कहीं जाइएगा मत, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में है। हाँ 6400 किलोमीटर तो रेडियस होती है ना, 6400 किलोमीटर रेडियस होती है। चौसठ सौ किलोमीटर क्या होती है, रेडियस होती है, कहीं कहीं दे रखा होगा इसमें।
6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक, मास ऑफ अर्थ कितना होता है? कहेंगे ये मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। अब देखिए मामला भी यहीं से आ जाएगा। ठीक, मिला? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, वो थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान लेते हैं ये इसका कितना है, 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम का है। अब देखिए ये 2 किलोग्राम का है, ये इतना किलोग्राम है भैया। सेम फोर्स लग रहा है जैसा कि न्यूटन्स के अकॉर्डिंग। इसका अब एक्सेलरेशन देखिए, ये एक्सेलरेशन यहां से आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन कहेंगे यहाँ 100 बाई कितना आपको मिल जाएगा 2 किलोग्राम। आप आराम से निकाल के रखेंगे तो ये देखिए, अरे पूरा पूरा काट दीजिए 50, ठीक है ना। 2 किलोग्राम या 20 किलोग्राम भी ले ले तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए 20, थोड़ा सा एक्सेलरेशन का मामला 2 kg, ठीक, 2 kg 20 kg, तो यहाँ 20 कर दें, 20 kg, ठीक, 20 kg का है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक जीरो से एक जीरो हमने उड़ा दिया। ठीक, सारी चीजें एकदम क्लियर है यहां से, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा इसका देखिए एक्सेलरेशन, 100 न्यूटन फोर्स सेम लगा रहा, ये भी। इसका एक्सेलरेशन आएगा अर्थ का कितना, कहेंगे 100 न्यूटन ये काम कर रहा। और ये देखिए मास ऑफ अर्थ आप रखेंगे 6 इंटू 10⁻24, आपका होश उड़ जाएगा, आपका होश उड़ जाएगा। ये 1/5 अगर भी मान लें तब भी कितना हो जाएगा 0.2, यानी 0.2 से भी कम आएगा, यानी इसका मतलब 0.2 से कम आएगा, मतलब 0.18 मान लेते हैं, चलिए 8, ठीक। और ये देखिए 0.18 आ गया, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया था, यानी इसका मतलब 10⁻- का लगभग, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। ये देखिए ये है 1/6 को हम लगभग मान रहे हैं कि मान लीजिए, अरे करके पूरा देख लीजिए काहे लगभग का होता है। ये देखिए 6 है, ये 1 है, यहाँ पे आपने डेसिमल बढ़ाया, 0 बढ़ाया, यहाँ पे एक बार गया तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 और यहाँ कितना बचा, मतलब ये यहाँ 6 लिख दीजिए, और यहाँ कितना बचा, कहेंगे 4 बचा, 4, और आपने इसको 0 बढ़ा दिया यहाँ पे तो 6 25 36 6 42, ठीक, 6 आ जाएगा, वही हमने लिखा था लगभग, यानी 0.16 हो गया। अब इंटू 100 कर दीजिए, तो 100 करिए क्या, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से काट दीजिए, इंटू 10⁻22, ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देख रहे हैं, ये कितनी नेग्लिजिबल वैल्यू है, मतलब इतना कम असर है इसका, कुछ पता नहीं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है ये, मतलब ये कि आप इसका मतलब पहले समझिए कि यानी यहाँ पे आपने लगाया ये, ठीक, और चलिए ये 2 जीरो आप हटाना चाह रहे हैं तो हटा भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वापस 16 गुणे ये 16 गुणे 10 का पावर कितना हो जाएगा ये, मतलब आप डेसिमल लगा के 22 बार जीरो लिखिए। कितनी बार, ये जीरो यहां तक 22 बार, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे कितनी, ये 20 टाइम्स, यानी उसके बाद इंटू 16, इस तरीके से, यही तो बनेगा। अगर इसको मान लीजिए 24 बार लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए तो 24 बार लिख दीजिए, ठीक, डेसिमल लगा के कितना 24 टाइम इंटू 16, यानी इसका मतलब 0.0000000000024 बार बोल के तब क्या एक्सेलरेशन ना के बराबर। तो कोई भी भैया मास, चाहे वो 1000 किलोग्राम का ही क्यों ना हो, चाहे 2000 किलोग्राम का क्यों ना हो, चाहे 10,000 किलोग्राम का क्यों ना हो, चाहे 1 टन का ही क्यों ना हो, तो जितने सैटेलाइट अगर लॉन्च किए जाते हैं, बात को समझिए, आपने बहुत बड़ा, जैसे आप कहानी देखिए इसकी, एनसीईआरटी वालों ने क्या खोज के निकाली, मतलब लिखते कैसे, मतलब जितने सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, मान लीजिए किसी ने बना दिया 50,000 टन का सैटेलाइट, मतलब काफी वो भी वेटेड हो जाएगा, फिर भी वो इस पे असर नहीं कर पाएगा कि अर्थ सैटेलाइट ऊपर जा रहा है, ठीक, और वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाए कि इसको नीचे धकेले। जैसे सैटेलाइट ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात इसको धकेलेगा नीचे की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, कि अर्थ अपनी पोजीशन जैसी है वो क्या हो, ऑर्बिट से इधर उधर मूव कर जाए। ऐसा नहीं हो सकता, बात समझ में आ रही। ये इतनी बड़ी कहानी न्यूटन साहब ने बता के गए थे। क्लियर हो गया सब? कोई कहानी ऐसा हो कि जो न क्लियर हो रही हो, यानी इसका मतलब, यानी ये देखिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट है एट अ डिस्टेंस, मतलब अब दूर है एक दूसरे से, कोई इनका कोई लेना देना नहीं, कोई कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, इस पर एक्सेलरेशन आपको दिखेगा, इसका मोशन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा है कि इसका इफेक्ट, बट अर्थ इज वेरी मैसिव, द इफेक्ट ऑफ स्मॉल फोर्स, ये स्मॉल फोर्स 100 न्यूटन 200 न्यूटन का इस पर मोशन
काज ही नहीं कर पाएगा, मोशन बना ही नहीं पाएगा इसका। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक्सेलरेशन मान लेते हैं अगर ये 20 किलोग्राम का स्टोन है और इस पर ये फोर्स 100 न्यूटन का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन काम कर रहा है, ये इसको 100 न्यूटन से ऊपर की तरफ खींचना चाह रहा है, इसको 100 न्यूटन से, तो भैया ये मास इसका कम है, इसकी वजह से ये क्या होगा, ये तो चलते चले आ रहे हैं, इसका मास इतना ज्यादा है कि आप खींच नहीं पाएंगे। यानी सेम फोर्स अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाए लेकिन दोनों के मासेस अलग अलग हो, मान लीजिए एक का मास क्या है 50 ग्राम है और एक का मास है 50 किलो, आप क्या करेंगे 50 ग्राम वाले को तुरंत एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन उसमें क्रिएट हो जाएगा, मिल जाएगा उसको, लेकिन जो 50 किलोग्राम का फोर्स 50 किलोग्राम वाला होगा उसमें मतलब बहुत कम एक्सेलरेशन आएगा। ये न्यूटन सेकंड लॉ में भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं जब आप पढ़ रहे थे, यानी मास इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच अफेक्ट द एक्शन ऑफ फोर्स। याद करिए न्यूटन के सेकंड लॉ में कुछ नोट्स लिखे गए थे, उसका ऑब्जर्वेशंस जब हम कर रहे थे मोमेंटम का तब ये बात बताई गई थी। क्लियर हो रही सारी बातें? तो इतनी नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम कुछ और बात, इतना नोट करिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था ये सब। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन मैकेनिक्स, चलिए अगला नोट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन मैकेनिक्स फोर्स नेवर अकर इन सिंगल इन नेचर है, नेवर अकर्स सिंगल इन नेचर। ठीक, कभी सिंगल फोर्स जो है नहीं पाया जाएगा नेचर में, ठीक ना, सिंगल फोर्स कभी नहीं पाया जाएगा, ये हमेशा किस में रहेगा, यानी कहेंगे फोर्स इज म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू बॉडीज, दैट इज फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स में पाए जाएंगे, जब भी होंगे पेयर्स में ही काम करेंगे। क्लियर है ये सब बातें कहां बताई जा रही हैं, ये आप पढ़िए ना पेज नंबर 96 से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से लेकर यहां तक जहां वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक, ये सारी बातें इसी में बताई गई। और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जब आप नीचे से पढ़ेंगे तो यहां पर इफ यू प्रेस अक्वायर्ड स्प्रिंग द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द फोर्स, ठीक, ऑफ योर हैंड, द कंप्रेस्ड स्प्रिंग in turns exert a force on your hand and you can feel it, आप इसको फील कर सकते हैं। फिर बताया जा रहा है but what if the bodies are not in contact, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो, जैसे एग्जांपल के तौर पर उन्होंने बताया the earth pulls a stone downwards, ठीक, due to gravity, does the stone exert a force on earth, बोलेंगे yes, कह रहे the answer is not obvious since we hardly see the effect of stone on the earth, यानी आसानी से उत्तर देना इसका संभव नहीं है, यानी हम लोग आसानी से उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन हाँ अब आगे बता रहे द आंसर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स इज एस, ठीक, यानी यस, ये सही बात है, द आंसर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स इज यस, द स्टोन डज एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अर्थ, वी डू नॉट नोटिस इट, हम इसको ध्यान नहीं दे सकते या ध्यान नहीं देते, इट सिंस द अर्थ इज वेरी मैसिव, बहुत भारी है, एंड इफेक्ट ऑफ स्मॉल फोर्स ऑन इट्स मोशन इज निग्लिजिबल। फिर आगे बता रहे हैं दस अकॉर्डिंग टू न्यूटनियन मैकेनिक्स फोर्स नेवर अकर सिंगली इन नेचर, फोर्स इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन, फोर्स इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, आगे बता रहे हैं फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। फिर उसके बाद थर्ड लॉ की वो कोटेशन लिखी गई है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। उसके बाद कुछ टर्म्स लिखे, यानी कुछ जो एक्शन और रिएक्शन के बारे में 1 2 3 करके बताया गया है, तो यही सारी बातें हमने नोट्स में अपने समझी। अब चलते हैं जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है, ठीक है, यानी फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम इसको समझते हैं। फिर उसके बाद एक जो क्वेश्चन लिया है ना वहां पर, हालांकि ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, पिछले वाले लेक्चर से ही रिलेटेड है, उसको भी लगाना है। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है भैया, फ्री बॉडी डायग्राम, चलिए ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब इट इंक्लूड, ठीक, इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्स, इट इंक्लूड्स, या इंक्लूड लिखा, चलिए इंक्लूड लिखा तो वही लिखिए, इंक्लूड इंफॉर्मेशन, अरे काहे नहीं चल रहा है वो आज, अबाउट फोर्स, और फोर्स की क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अबाउट फोर्सेस, और फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बताएगा और डायरेक्शन, ठीक। ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने इसको ऐसे बना लिया,
एक ऑब्जेक्ट सिंपली इस तरह से रखा हुआ, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, ये एम मास का है, आपसे कहा गया ये एम मास का। तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इस पे कहेंगे mg लग रहा है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट पे कहेंगे क्या लगेगा, कहेंगे ये r लग रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या इसका, यही r और mg को। अब इसमें क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ये तो खुद है फ्री बॉडी डायग्राम। यानी ये फोर्स को इंडिकेट कर देना कितने टाइप के फोर्सेस किस किस जगह से लग रहे हैं और कहां कहां लग रहे हैं, इनको आप शो कर लीजिए, ठीक है ना, पार्ट वाइज तो कहा जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर और ले लीजिए, ठीक, जैसे एक क्या है, एक मतलब एक जो भी कह लीजिए, सीलिंग कह लीजिए या जो भी, ठीक, इससे एक मास इस तरह से लटका हुआ है एम मास का। जाहिर सी बात है इस पे क्या लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स, और इस पर ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है ना, स्ट्रिंग, ये इस पर क्या लगेगा, कहेंगे टेंशन। इसकी वजह से इस पे टेंशन आएगा, लेकिन ये टेंशन इसकी क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक, यहां पर। और जो छाता खोलने वाली बात होती है ना, कि इस पॉइंट पर आप लटक के छाता खोल दीजिए, दरअसल ये सबसे पहले कौन बताया था, एनवी सर ने बताया था सबसे पहले, मतलब वो काफी दिनों से पढ़ा रहे, ठीक है ना, तो ये उन्होंने ही बताया था। फिर उन्हीं के यहाँ एक टीचर है एवी सर, वो भी इसी बात को बताए। ठीक, तो ये ना समझिए कि यहाँ कोई जो है डब्ल्यू टाइप बता रहा है, डब्ल्यू अगर बताए तो कि ये बताया, ऐसा ना समझिएगा, क्योंकि डब्ल्यू तो बहुत लोगों का छापा है इधर उधर से, तो इसमें जो है डब्ल्यू वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये एवी सर वाली बात है और एनवी सर वाली बात है। ठीक, चलिए, अमित विजय और नितिन विजय उनका पूरा नाम है। चलिए, इसी तरीके से एक यहां पर देखिए, सीरियस हो गया डब्ल्यू देखिए क्या है ना, मौका वाली बात मौके की होती है, किसी के साथ हो जाता है, किसी के साथ नहीं। अच्छा, फिर उतना भाई उतना आता भी हो ना, रोना धोना, बहुत गरीब था, ये था वो था, भाई हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में वही गरीब है, गरीब हम भी हैं, लेकिन सिर्फ हम ही गरीब है ये गलत है, हजारों ऐसे हैं हमारे जैसे, मतलब कुछ की हालत तो हमसे भी गई गुजरी है, मतलब सिर्फ हम गरीब हैं ये गलत है, मतलब अपनी क्लास में हम गरीब हैं ये गलत है, हम गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाए ये गलत है, इस तरीके से, मतलब ये सही है, ये सारी बातें तो मतलब हम गरीब हैं ये ठीक है, लेकिन हाँ हमारे साथ जितनी क्लास में थे सब गरीब थे, या तो उनकी हालत उससे हमारे जैसी थी या और भी ज्यादा खराब थी। तो हम अगर रोएंगे कि यार हम मैं बहुत गरीब हूं, मेरे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो, तो वो तुरंत उठ के आएगा ना कि अबे तुम ही कहां गरीब थे, हम तो थे, तुम रो रहे हो हम नहीं रोए। तो गरीबी का रोना रोने वाले वो एक दिन गरीबा रह जाते, ठीक है ना, उनका ज्यादा वो कुछ नहीं होता, इसलिए। चलिए, अब यहां पर क्या है, कह रहे हैं एक फोर्स लग रहा है, तो इसको आप एफईडी सिखाएंगे तो इसका पॉइंट वाइज एक पॉइंट ले लीजिए, इस पे 3 फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर की तरफ इसका फोर्स काम कर रहा है, नीचे वेट काम कर रहा है इसका, और इधर की तरफ टेंशन काम कर रहा है। ठीक, चलिए, समझ रहे हैं, ये एफबीडी बनाना होता है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो आएगा जैसे जैसे सवालों में आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। तो यहां तक तो ये हो गया, अब अगला सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, आप भी लोग गरीब हैं, अरे कोई बात नहीं है भाई, आप गरीब हैं ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ आप ही नहीं गरीब हैं, ये भी ध्यान रखा करिए, साथ में कुछ ऐसे होंगे आपके आसपास जो सोच कर चाह कर भी ये किताबें नहीं खरीद सकते, कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते, अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकते। ठीक, अगर जो प्राइवेट स्कूल में पढ़कर ठीक अच्छे से ढंग से अगर ये बताए कि हम बहुत गरीब थे, ठीक है ना, घर बिकने वाला था, किराए पे रहते थे, ये सब बेवकूफी है, वो उनका मजाक उड़ा रहा है जो खुद उससे ज्यादा गरीब है, मतलब जो लोग उससे ज्यादा गरीब है। तो यहाँ खैर ये हम कहां पड़ गए, फालतू सब बातें हम नहीं करते, रॉन्ग नंबर लग गया था, उसको हमने सही कर दिया, ये सब छोड़ो। चलिए, ठीक, तो अब ये क्वेश्चन आ गया आपका, एग्जाम्पल दे रखा 5.5, आराम से लगा लेंगे, इसमें फोर्स और इसकी डायरेक्शन बताई गई है, बड़ी अच्छी कहानी लिखी गई है, आप लोग लगा लेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 5.5 दोनों में एक पूछा गया डायरेक्शन, ठीक, और डायरेक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करिए, फिर आगे चलते उसी क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए। ठीक है, खोलने वाली बात है, ईडब्ल्यू
हो गया भैया। 5.5 वाले एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल, ये क्या होता है, वो बॉल्स, ठीक, स्ट्राइक अ रिजिड बॉल विथ सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स, जैसा कि दिखाया गया है। यही सवाल तो हम लोग लगा भी चुके हैं पिछले लेक्चर में। इसमें आपको बताना है क्या, पहला तो ये बताना डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू ईच बॉल, और उसके बाद क्या कहना है, द फोर्स ऑन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपॉर्टेंट। ये तो हम लोग लगा चुके हैं। वो एक को देखिए, एक सेम स्पीड से दोनों आ रहे हैं, ठीक, यहां पर है ना, सेम स्पीड से दोनों आ रहे हैं। एक तो यहां से इधर दिखा दिया गया, ये ऐसे ऐसे वापस आ गया, ठीक। चलिए, यानी ये हो गया 1, और यहां पर ये इस तरीके से और इस तरीके से निकल जा रहा है, ये हो गया 30 डिग्री, और ये ऐसे निकल जा रहा है, ठीक। स्पीड दोनों की सेम है, मास भी सेम है, हाँ, आइडेंटिकल लिखा गया इसलिए मास भी क्या है, दोनों का सेम, और स्पीड मान लेते हैं इसमें u थी। तो जाहिर सी बात है ये रिजिड बॉल है, ठीक, इलास्टिक कोलिजन होगा, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, वो तो अलग बात है, ठीक है ना, जब उसके बारे में बात होगी तब होगी। इसमें डेल्टा पी, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा गया, पहला तो पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दी बॉल ड्यू टू ईच बॉल। भैया ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ठीक हमेशा क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू द सरफेस, यानी इसमें तो क्या हो जाएगा ए, यानी फोर्स ऑन बॉल, ठीक, ड्यू टू बॉल, ऑन बॉल ड्यू टू बॉल। कैसे लगेगा, कहेंगे परपेंडिकुलर टू द बॉल, और इसके केस में, हाँ, अब इसमें केस में क्या 30 डिग्री, गलत है। देखिए, अब यहां तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। अब एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, F इज इक्वल टू डेल्टा P, ठीक, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी अपॉन डेल्टा T। आपने इसकी जो डायरेक्शन होगी चेंज इन मोमेंटम की, वही डायरेक्शन होगी फोर्स की, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इसमें यही इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स, ठीक, चेंज इन मोमेंटम। बहुत लोगों का आंसर आ जाएगा खट से कि ये जो है इधर 30 डिग्री से लगा रही है मोमेंटम, या इसी को बोलेंगे इंपल्स, यानी जो इंपल्स की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। बात को समझिए, जो इंपल्स की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो यहां अब आपको यहां तो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन ठीक मिल रही है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी इधर ही की तरफ मिलेगी, तो यानी ये इधर की तरफ। इसमें चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन दिखाया जाए, कहेंगे इधर की तरफ तो हो जाएगा साइन थीटा, यानी कौन सा, कहेंगे mv साइन 30 डिग्री। इधर की तरफ कहेंगे, इधर की तरफ भी क्या हो जाएगा, mv साइन 30 डिग्री, ठीक, ये है 30 डिग्री, एंगल रख देते हैं सीधे से 30 डिग्री। तो इधर चेंज इन मोमेंटम कुछ मिल रहा है अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी इधर नो चेंज, इधर तो नो चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन इधर की तरफ कहेंगे हाँ चेंज हो रहा है। देखिए इधर वाला, इसका कंपोनेंट हम इधर बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, mv cos 30 डिग्री, और जब इसका कंपोनेंट इधर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस mv cos 30 डिग्री, माइनस mv cos 30 डिग्री। अब चेंज इन मोमेंटम हमसे पूछा जाता है, कहेंगे ये वाला यानी फाइनल माइनस का इनिशियल यानी माइनस का 2mv आ जाएगा, यानी इसके लिए सेकंड केस में डेल्टा p जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 2mu cos 30 डिग्री, ठीक। और यही हो जाएगी डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द इसकी डायरेक्शन, यानी अगर डायरेक्शन की हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसमें कहेंगे परपेंडिकुलर टू द वॉल, ठीक। अब इन दोनों का रेशियो पूछा गया था, तो ये वाला कितना आया, इसका मोमेंटम अगर देखें इस वाले केस में जो मोमेंटम है डेल्टा p इज इक्वल टू कितना, तो कहेंगे mv, ठीक। इन दोनों के मैग्नीट्यूड का अगर हमें निकालना हो तो कहेंगे, यानी मान लेते हैं इसका इंपल्स आई ए बोल दें, इसको क्या बोल दें, आई ए, और इसको बोल दें हम लोग आई बी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही, ठीक, आई ए और आई बी। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई ए अपॉन आई बी, इस तरीके का सवाल लगा चुके हैं। तो ये देखिए ये 2mv हो जाएगा ना भाई साहब, ये 2mv हो जाएगा, mu 2mu, ठीक।
ये mu से mu कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/cos 30 डिग्री। 1/cos 30 डिग्री का मतलब होता है √3/2, क्या हो जाएगा 2/√3, यही रेशियो हो जाएगा। इस तरीके के सवाल हम लोग लगा चुके हैं, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, उसके बाद कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। ये 3 चीजें एक साथ पढ़ेंगे। फिर ये पढ़ने के बाद फिर शुरू करेंगे वो केसेस। कौन से केसेस? जैसे प्लेन पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उस पर फोर्स लगाया जा रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, या और भी चीजें, डिस्टेंस कितना चलेगा, टाइम क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, ये सब बातें। फिर मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है। फिर उसके बाद मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी कैसे पढ़ेंगे, या कॉन्टेक्ट बॉडी का करेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रिंग्स से कोई लटकाई हुई बॉडी यानी टेंशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पुली पढ़ेंगे। इस तरीके से फिर एक एक केस को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक। तो कम से कम मान के चलिए 3 या 4 लेक्चर में वो पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तब बात आएगी फ्रिक्शन की, ठीक, समझ रहे? तो बहुत आराम से चीजों को पढ़ना। और इसमें जो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट है उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए हमने पहले ही बता रखा है कि सर्कुलर मोशन के लिए एक अलग चैप्टर बना के उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको खूब इत्मीनान से देखिए, नोट करिए, समझिए इन चीजों को, और नीट के एग्जाम से कंपेयर करिए कि नीट के और जेईई मेंस के एग्जाम में क्या यही चीजें आ रही है। बोला जाएगा हाँ, ये जो एग्जाम्पल नंबर 5.5 है नीट जेईई मेंस एग्जाम में 2022 में, 21 में, 23 में लगातार पूछे गए। 22, 23, 21, समझ रहे हैं? पीछे वाले में ये इस तरीके के एग्जाम्पल, ये रेशियो वाला एग्जाम्पल आपकी 2023 में ही पूछा गया। तो एनसीईआरटी से ही सारा कुछ आ रहा है, ठीक। तो धन्यवाद फिर से एक बार, और बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक। चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ।